हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आईसीटी इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आईसीटी होता क्या है? सिंपल भाषा में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के मीन्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आईसीटी है। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसमें आप इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। ठीक है, आपने अपना एड्रेस अपने दोस्त को भेजा, यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया कम्युनिकेशन के ज़रिए। कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस होती हैं, मीन्स होते हैं, उनके ज़रिए, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, सेल फोन के ज़रिए आप मैसेज भेज सकते हैं, वो सभी कंप्यूटर, हार्डवेयर, लैपटॉप्स, ये सब, इन सब के ज़रिए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, ये होता है आईसीटी। ओके, अब आईसीटी शुरू हुआ है और सभी जानते हैं टेलीफोन के ज़रिए, जो कि ग्राहम बेल की डिस्कवरी थी। अब डेटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स के ज़रिए होता है। ठीक है, और ये सिग्नल होते हैं तीन तरीके के। डिजिटल सिग्नल्स, जो कि हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर क्लास में पढ़ चुके हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल सिग्नल्स वो होते हैं जो 0 और 1 में, बाइनरी डिजिट्स में ट्रांसमिट किए जाते हैं। एनालॉग होते हैं जो वेव्स के ज़रिए जाते हैं, ओके, इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। और हाइब्रिड होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल फिजिकल मीडियम होता है। ठीक है, यानी कि जो वायर्स हम देखते हैं, टेलीफोन वायर होते हैं, कनेक्शन वायर, या फिर हमारा जो इंटरनेट होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जो भी वायर्स इस तरह के होते हैं वो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं एक तरह से। ठीक है, इस चैनल के ज़रिए ही हम डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ये वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के रूप में। उसके बाद आता है ट्रांसमीटर। इसका काम है जो इन्फॉर्मेशन है उसे ट्रांसमिट करना, यानी कि आगे पहुंचाना, आगे बढ़ाना, भेजना। ठीक है, और रिसीवर separates the noise from the sent signal and decodes the signal to provide the desired message। अब देखिए दो टर्म्स हैं, एक है एनकोड और एक है डीकोड। देखिए जब भी एक यूज़र मैसेज को भेजता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है, तो वो एनकोडेड या फिर एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है। ठीक है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाती है। और जब यूज़र, एक रिसीवर उसे रिसीव करता है, तो उन सिग्नल्स को डीकोड होकर ही नेटवर्क के ज़रिए वो यूज़र के पास पहुंचते हैं, तब जाकर वो मैसेज जिस भी यूज़र को आपने भेजा है वो उसे समझ सकता है। ठीक है, तो एनकोड और डीकोड ये ज़रूर याद रखिए। और एनक्रिप्टेड का ज़रिया आप डिक्रिप्टेड भी होता है। ठीक है, अब मैसेज बाइंडिंग मतलब एनकोडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैसेज को एक जगह से जब आप भेजते हैं तो वो बाइंड होकर जाता है। ठीक है, और जब रिसीवर उसे रिसीव करता है तो वो एक मीनिंगफुल मैसेज, यानी कि एनकोड या एनक्रिप्ट होकर उसे मिलता है, तब वो आपके मैसेज को समझ सकता है। और मैसेज रीडिंग यानी कि डीकोडिंग। ठीक है, अब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को पल्स कोड मॉड्यूलेशन या फिर पीसीएम कहा जाता है। अब कम्युनिकेशन चैनल पर आते हैं। कम्युनिकेशन चैनल मेनली तीन तरीके के होते हैं। सिंप्लेक्स, सबसे पहला है सिंप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स में सीधा हिसाब है, एक जो सेंडर है सिर्फ वही मैसेज भेज सकता है रिसीवर को, बस, और इसमें कुछ नहीं हो सकता, और रिसीवर सिर्फ उसे रिसीव कर सकता है। ठीक है, इसे आप टेलीविज़न की तरह, टेलीविज़न सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं या फिर क्रिकेट आप देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न पर, वो सेंडर यानी कि जो ब्रॉडकास्टर है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है और आप सिर्फ उस मैसेज को, उस ब्रॉडकास्टिंग को रिसीव कर रहे हैं, बस। ये सिंप्लेक्स चैनल है। उसके बाद आता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल में एक समय में सिर्फ एक सेंडर डेटा को भेज सकता है और एक रिसीव कर सकता है, और दूसरे समय में दूसरा, जो पहले जो रिसीवर था, अब वो डेटा को भेज सकता है और दूसरा रिसीव कर सकता है। यानी कि मैसेज दोनों तरफ से जा सकते हैं, दोनों तरफ से आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक समय में एक ही इंसान उसे भेज सकता है और रिसीव कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। आपने ज़रूर देखा होगा, मूवीज़ में ओवर एंड आउट बोलते हैं जो, वो वॉकी टॉकी होती है, और उसमें
सिंपल सा फंडा ये है कि एक समय में एक इंसान एक तरफ से बोलता है और दूसरा सिर्फ सुनता है। जब उसकी बात खत्म होगी तब जाकर दूसरा इंसान बोलेगा और पहला इंसान सुनेगा। ठीक है, यानी कि दोनों एक समय में बात नहीं कर सकते जैसा कि फ़ोन में कर सकते हैं। फ़ोन में आते हैं अपने फुल ड्यूप्लेक्स चैनल में। इसमें एक ही समय में हर कोई बोल सकता है, हर कोई सुन सकता है। ठीक है, यानी कि मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं एक ही समय में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर होता है, उसके बाद सेंडर डेटा को सेंड करता है। ठीक है, किसके ज़रिए? सिग्नल्स के ज़रिए। अब वो सिग्नल्स जाते किस मीडियम से, किस माध्यम से जाते हैं, वो होती हैं हमारी फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल, वाईफाई या ब्लूटूथ, कुछ भी हो सकता है। फिर इन माध्यम से वो डेटा जाता है रिसीवर के पास, जहाँ पर उसे डिकोड होकर वो डेटा मिलता है। और अब ट्रांसमीटर बेसिकली जो सेंडर की इन्फॉर्मेशन है उसे ट्रांसमिट करना, यानी कि भेजना। अब प्रोटोकॉल इंटरनेट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम इंटरनेट वाली क्लास में पढ़ेंगे। अब प्रोटोकॉल बेसिकली इंटरनेट के कुछ रूल्स होते हैं। इस प्रोटोकॉल से होकर ही आपका डेटा जाता है और बेसिकली इंटरनेट के रूल्स, इसे आप मान लीजिए प्रोटोकॉल को। ओके, रूल्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि जो माध्यम हमने अभी देखे थे, केबल्स जो होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं, गाइडेड और वायर्ड। गाइडेड यानी कि वायर्ड, इन्हें एक फिजिकल फॉर्म जो है यानी कि वायर्स के रूप में, वो इस मीडिया को गाइड करता है, इस इंफॉर्मेशन को गाइड करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। इसे कहते हैं ना गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया। इसमें मेनली 3 तरीके की केबल्स आती हैं। पहली है ईथरनेट या फिर ट्विस्टेड पेयर। देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, अंदर एक इंसुलेशन पेयर है, उसके ऊपर है कंडक्टर। ठीक है, और ये जो आउटर लेयर है इसकी, इसे शीथ या फिर जैकेट भी कहते हैं। जैकेट जो हम सर्दियों के समय में पहनते हैं, उसी तरह की एक ये जैकेट है जो इसकी आउटर मोस्ट कवर होता है। ठीक है, अब इसे मेनली लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, आईएसडीएन नेटवर्क, टेलीफोन लाइंस और इंटरनेट कनेक्शंस में यूज़ किया जाता है। फिर आती हैं कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स ये जो हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं उन्हें कैरी करने के लिए बनाई जाती हैं। इसमें सिंगल इनर कंडक्टर होता है जो कि बेसिकली एक कॉपर वायर है। ठीक है, और फिर वही एक आउटर मोस्ट लेयर होती है और अंदर इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे कॉपर के ऊपर एक इंसुलेटर है। ठीक है, उसके ऊपर कॉपर की एक मैश है, यानी कि एक बहुत ही मैश्ड फॉर्म में, यानी कि गुथे हुए फॉर्म में एक लेयर होती है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर होती है आउटसाइड इंसुलेशन, यानी कि अगेन वही जो जैकेट हमने अभी देखी थी, शीथ या जैकेट, वो होती है। इसे मेनली यूज़ किया जाता है केबल टीवी नेटवर्क्स में, ब्रॉडबैंड इंटरनेट में और सीसीटीवी सिस्टम्स में। उसके बाद आती हैं मॉडर्न डे की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जो कि एलईडी या फिर लेज़र डायोड पर काम करती हैं, और इसकी जो बेसिक फिजिक्स प्रिंसिपल जो इसके पीछे काम करती है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए, ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है और लाइट के फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। आप इसे ऐसे मान लीजिए, ये है एक केबल और इसके अंदर कांच के टुकड़े हैं बहुत सारे। अब लाइट के फॉर्म में जब लाइट एक जो ग्लास है उस पर पड़ती है तो वो बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ दूसरे टुकड़ों पर जाती है, वहाँ से टकराकर फिर तीसरे के पास जाती है और फिर ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ती जाती है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसमें जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो बहुत ही कम होता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ में जो इंटरफेरेंस हो सकता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ में जो उनकी वेव्स होती हैं वो आसानी से टूट सकती हैं, यानी कि इंटरफेरेंस बहुत आसानी से हो सकता है रेडियो वेव्स में, लेकिन इसमें जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर इंटरफेरेंस है। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर की पहली लाइन जो है वो पुणे में इस्टेब्लिश हुई थी या बिछाई गई थी, और मध्य प्रदेश के मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर की एक फैक्ट्री भी है जो जापान की मदद से सेटअप की गई थी। और गुरुग्राम पहली सिटी है जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल सिटी बनाया गया है। ठीक है, और ये होती है ऑप्टिकल फाइबर, और ये बहुत ही आपके एक बाल के बराबर पतले तार के ज़रिए इसमें से जो डेटा है उसे ट्रांसमिट किया जाता है। अब आते हैं अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस टेक्नोलॉजी पर, जो
आजकल ज़्यादातर चलती है। ठीक है, हम लोकल लेवल पर, यानी कि जो भी हमारे हाथ में फ़ोन है, हमारे पर्सनल नेटवर्क्स हैं, वो ज़्यादातर वायरलेस मीडिया पर ही काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। अब इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज़ किया जाता है और ये होती हैं ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि हर डायरेक्शन में जाती हैं, लेकिन ये वीक होती हैं बहुत ही। मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से ये वेव्स जो होती हैं वो कमज़ोर पड़ सकती हैं। अब इनकी जो रेंज होती है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है और ज़्यादातर 1 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे ही होती है। उसके बाद आती है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है और कई सोर्सेस में कई जगह ऐसा भी माना गया है कि 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 0.3 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है और इनकी जो वेवलेंथ है वो होती है ज़्यादा, 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। इसीलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है कम इन कंपैरिजन टू इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आपने ज़रूर यूज़ की होंगी। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जिसमें IR ब्लास्टर है तो वो इंफ्रारेड ब्लास्टर ही है। इंफ्रारेड्स बेसिकली हमारे टीवी के रिमोट्स में काम करती हैं। टीवी के रिमोट में, AC के रिमोट में, उस सब में IR वेव्स ही काम करती हैं और ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ की जाती हैं, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ये शॉर्ट रेंज, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट होती है, इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ तक इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हो सकती है और इन्हें शॉर्ट रेंज के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें जो है इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार नहीं जा सकती। अगर आपने कभी बचपन में अपने भाई बहन के साथ अगर लड़ाई की हो तो आप टीवी के आगे हाथ लगा देते हैं जहाँ पर एक छोटी सी लाइट लगी होती है जो कि एक रिसीवर होता है IR वेव्स का, और उसके बाद आप चैनल को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो वही वो एक एविडेंस है, प्रूफ है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके आर पार IR वेव्स नहीं जा सकती, इंफ्रारेड वेव्स नहीं ट्रैवल कर सकती। और आज के समय में माइक्रोवेव्स जो हैं वो फास्टेस्ट मोड है कम्युनिकेशन का। फिर आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है और फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। और फ्यूचर में कई कंपनीज जो हैं, जैसे इलॉन मस्क की जो कंपनी है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए आपको सीधा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, जो कि आज ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए हमें मिलता है, वो सैटेलाइट के ज़रिए फ्यूचर में मिल सकता है। ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। अब इसमें कई सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। ठीक है, और उनकी ये मैंने टेबल एक दी हुई है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिए और इनके यूसेस बस देखने हैं आपको, इतना ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है, टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना है। जैसे कि जो L बैंड है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है और इसे GPS, मोबाइल सैटेलाइट सर्विस और वेदर रडार में यूज़ किया जाता है। उसके बाद S बैंड जो है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, इसे ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट TV और ISS कम्युनिकेशंस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें होते हैं QV बैंड। इन्हें मेनली जो मोबाइल ब्रॉडबैंड और हाई स्पीड फिक्स्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की अलग अलग यूसेस होते हैं, उसी हिसाब से इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेटअप की जाती है। जैसे कि स्टारलिंक जो है वो K बैंड की फ्रीक्वेंसीज पर काम करती है, 18 से 26 गीगाहर्ट्ज़ तक। अब ब्लूटूथ आपको ज़रूर पता होगा। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज की वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें जो बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर पैन पर काम करती है। इसकी जो वेव्स, रेडियो वेव्स, इसमें 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की यूज़ की जाती हैं। अब बैंडविड्थ बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र रेट है जिसे साइकिल पर सेकंड में मेजर किया जाता है या फिर हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। ठीक है, थॉरोपुट एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा जो ट्रांसमिट की जाती है दो पॉइंट्स के बीच में, उसे कहते हैं थ्रूपुट। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पर। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें एक कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क ही बन जाता है। अब दुनिया में पहला नेटवर्क था ARPANET, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था और इसे 1969 में बनाया गया था।
अब कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के रीजंस या फिर यूजेस क्या होते हैं? मान लीजिए आपने 4 या 5 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया केबल्स के ज़रिए या वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब उसका यूज़ क्या है? आपने कनेक्ट किए क्यों हैं? क्योंकि आपको फाइल शेयर करनी है या फिर आपको हार्डवेयर शेयर करना है। एक कॉमन प्रिंटर है और पांचों कंप्यूटर्स उस कॉमन प्रिंटर से ही जो जो भी प्रिंट करना है आपको वो उससे कर रहे हैं। एप्लीकेशन शेयर करनी है आपको, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के कई तरीके होते हैं, कई फॉर्म्स होते हैं और ये बेसिकली एरिया के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक लोकल एरिया के लिए है, एक बहुत ही छोटे एरिया के लिए, जैसे आधे या 1 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 2 किलोमीटर्स के लिए उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और ये एक सिंगल साइट नेटवर्क है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज़्यादातर होम या फिर ऑफिस बिल्डिंग्स में ये सब यूज़ किए जाते हैं, स्कूल्स में यूज़ किए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर केबल का यूज़ किया जाता है, गाइडेड मीडिया का यूज़ किया जाता है, ओके। फिर आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब लोकल से अब ये वाइड हो गया है, बहुत ज़्यादा एरिया अब इसने कवर कर लिया है। और इंटरनेट की तरह ज़्यादातर जो वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं करती। जिस तरह इंटरनेट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, उसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क्स किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, बल्कि एक कलेक्टिव मैनेजमेंट पर काम करती हैं वो, ठीक है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि एक छोटे शहर या मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है उसके लिए उसमें जो नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है उसे कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसका मेन पर्पस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को बहुत सारे यूज़र्स के साथ शेयर करना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है केबल टीवी नेटवर्क, ये मैन में आते हैं, ठीक है। फिर आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें आप अपना मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वो अपने दोस्त या किसी के भी साथ जो शेयर करते हैं उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, क्योंकि आपने दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर लिया है तो एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो चुका है अब, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा नेटवर्क होता है, इसीलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर पैन कहा जाता है। इसमें ब्लूटूथ के ज़रिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट जो होता है हमारे फ़ोन्स में उसके ज़रिए, ठीक है। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा और इजी कॉन्सेप्ट है। उसमें ही फाइल सर्वर और प्रोटोकॉल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो नेटवर्क के इंटरनेट के जो रूल्स होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। फाइल सर्वर बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर्वर भी यहीं पर देख लेते हैं, आगे फिर से देख लेंगे। सर्वर बेसिकली आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल व्हाट्सएप लेते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप के ज़रिए जब भी आप मैसेज भेजते हैं वो सबसे पहले सर्वर पर जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर है, ये है सर्वर। और आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजा है, फ्रेंड, सर्वर से होकर ही आपके दोस्त के पास ये मैसेज जाएगा, ठीक है। इसे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सर्वर एक वो कंप्यूटर नेटवर्क में एक डेटाबेस कह सकते हैं इसे। सर्वर नहीं, डेटाबेस नहीं, एक्चुअली ये एक नेटवर्क सर्विस ही होती है जहाँ से सारा डेटा होकर गुजरता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इन्हें बड़े बड़े रूम्स में रखा जाता है क्योंकि इनमें जो स्टोरेज होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। अब नेटवर्क डिवाइसेस पर आते हैं। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस का मेन काम है डेटा को या तो ट्रांसलेट करना या फिर उसमें से ट्रैफिक रिड्यूस करना या फिर उसे एम्पलीफाई करना। ये इन नेटवर्क डिवाइसेस के काम होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिपीटर। अब देखिए, जब भी हम सिग्नल जो वेव्स होती हैं जब वो ट्रैवल करती हैं एक नेटवर्क पर तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जाती हैं, ठीक है। रिपीटर एक नेटवर्क में जब लगा होता है तो उसका काम ये होता है कि जो वेव्स वीक हो गई हैं, जो नेटवर्क जो है वो वीक हो चुका है, सिग्नल्स वीक हो चुके हैं, उन्हें एम्पलीफाई करके उन्हें दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है, ताकि वो अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। मान लीजिए यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैंने एक मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज वेव्स कमज़ोर हो गई और बीच में रिपीटर के ज़रिए रिपीटर ने उन्हें एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग कर दिया और तब जाकर मैंने जैसे मैसेज भेजा उसके पास वो मैसेज आसानी से पहुँच गया, ठीक है।
अब ये एक एनालॉग डिवाइस है, यानी कि डेटा सिग्नल्स को ये भेज कंटिन्यूसली जो एम्पलीफाई है वो करता रहता है। अब इसमें दो पोर्ट्स होते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क के दो सेगमेंट्स को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और OSI अभी हम आगे देखेंगे। OSI मॉडल की पहली लेयर में रिपीटर जो है वो लगा होता है। उसके बाद आता है हब ये छोटा सा एक डब्बा है, इसे आपने ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी। इसमें बहुत सारी पोर्ट्स होते हैं और इसे डम्ब डिवाइस भी कहा जाता है या फिर नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को वायर्स के ज़रिए कनेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन के तौर पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है गेटवे। अब देखिए, गेटवे का मेन काम ये है कि दो अलग तरह के नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, एग्जांपल है ये, वैन और लैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज़ किया जाता है और यही फायरवॉल के रूप में भी काम करता है, ठीक है। अब जो गेटवे है वो डेटा को ट्रांसलेट भी करता है, ओके, और कन्वर्ट करके इसे जो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाता है। अब फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी मेजर है, ठीक है। ये हार्डवेयर फॉर्म में भी होती है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी होती है, और डेटा में जो भी ट्रैफिक होता है या फिर जो भी कह सकते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी को ये मॉनिटर करता है और उसके बाद ही डेटा को अलाउ करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो फायरवॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक नेटवर्क में, अगर आपको अपना नेटवर्क डिस्ट्रॉय नहीं करवाना है तो। अब गेटवे एक नोड होती है एक नेटवर्क में, जो एक प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल सिस्टम की तरह काम करती है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। फायरवॉल का ये भी काम होता है कि अगर कोई अनचाहा यूज़र, मान लीजिए आपका जो नेटवर्क है, अब इसमें कोई तीसरा यूज़र है, वो इसमें घुसना चाहता है, लेकिन फायरवॉल उसे परमिट नहीं करेगा कि आप इस नेटवर्क में एंटर कर पाओ, ठीक है। अब स्विच, हब का ही एक और फॉर्म होता है स्विच। इसे इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। हब का काम क्या था? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को ऐड करना वायर के ज़रिए, ठीक है। लेकिन स्विच जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है। ये ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक को भी रिड्यूस करेगा। ट्रैफिक, जो रोड पर हम ट्रैफिक देखते हैं वही ट्रैफिक है, लेकिन ये डेटा ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक है, ओके। मान लीजिए जो डेटा है वो पैकेट्स में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब ये पैकेट्स कभी कभी वीक सिग्नल होने की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से रुक जाते हैं या फिर अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक जल्दी नहीं पहुंच पाते। स्विच का काम होता है कि उस ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करे और जो भी डेटा पैकेट्स हैं उन्हें अपने स्पेसिफिक रूट पर आसानी से पहुंचा सके, ठीक है। ये डिफरेंस है स्विच और हब के बीच में, इसे आप बस एक बार देख लीजिए। अब राउटर, ये आपने अपने घरों में ज़रूर देखा होगा। अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन होगा तो आपने ये ज़रूर देखा होगा, इसमें दो एंटेनास लगे होते हैं, ठीक है। अब राउटर का सिंपल सा काम है कि जो भी डेटा पैकेट्स हैं उन्हें अपने पाथ पर, अपने रास्ते पर पहुंचाना राउटर का काम है, ठीक है। ये ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह भी काम करता है और जो डेटा पैकेट्स होते हैं उन्हें डिवाइसेस के बीच में आईपी एड्रेस रीड करने के बाद उनके सही रास्ते पर पहुंचाता है, ताकि आसानी से डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक जो डेटा पैकेट्स हैं वो पहुंच जाएं। ये दो तरीके के होते हैं, एलटीई राउटर और ट्रेडिशनल राउटर। एलटीई यानी कि जो 3G 4G 5G नेटवर्क्स होते हैं इन पर जो बेस्ड होते हैं, ट्रेडिशनल यानी कि वाईफाई पर जो बेस्ड होते हैं वो। अब OSI मॉडल जो है उसकी थर्ड लेयर में यानी कि नेटवर्क लेयर में राउटर इंस्टॉल होते हैं। अब ब्रिज अगेन डेटा ट्रैफिक को फिल्टर करता है और इसे जो स्विच होता है, ब्रिज का काम भी वैसा ही है, स्विच के जैसा ही है, लेकिन इसे मल्टी पोर्ट ब्रिज, जो स्विच है उसे मल्टी पोर्ट ब्रिज कहा जाता है। और ब्रिज जो है बेसिकली उसका काम ये है ब्रिज का कि जो भी डेटा है और जिस यूज़र के लिए वो इंटेंडेड है, यानी कि जिसके पास वो डेटा जाना है, सिर्फ वहीं तक वो डेटा जाए, ये सुनिश्चित करता है ब्रिज। उसका यही काम होता है ब्रिज का, ठीक है।
अब जैसे कि ये है, थिंक ऑफ ब्रिज एज एन इंटरनल डोरवे, इसे एक दरवाजे की तरह मानिए एक बिल्डिंग में, और पोस्टल सर्विस जो कि मेल पहुंचाता है अलग अलग शहरों में, लेकिन वो ये सुनिश्चित करता है कि जो मेल जा रहा है वो सही जगह पर जाए, सही एड्रेस पर जाए, यही काम होता है ब्रिज का। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडेम। मॉडेम में दो वर्ड्स हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ठीक है, और जब वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है उसे डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। अब देखिए, राउटर और मॉडेम एक ही बॉक्स पर होते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडेम का काम है आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि मान लीजिए एयरटेल है, एयरटेल आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उससे डेटा लेकर आपके घर तक पहुंचाना मॉडेम का काम है। ठीक है, अब राउटर जो है वो उस जो कनेक्शन है उसे मल्टीपल डिवाइसेस तक वाईफाई या फिर केबल के ज़रिए पहुंचाता है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, दोनों का बॉक्स एक ही होता है। राउटिंग स्विच सिंपल है, राउटर की तरह ही इसका फंक्शन है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। अब आते हैं सर्वर पर। देखिए, जैसे कि हमने बात की थी, जो यूज़र होते हैं उन्हें क्लाइंट कहा जाता है इस नेटवर्क में। ठीक है, ये 3 क्लाइंट्स हैं। अब ये अपना जो भी डेटा भेज रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, वो सर्वर से होकर फाइल सिस्टम में, अगर आपको कोई भी फाइल चाहिए तो उस फाइल सिस्टम से जो फाइल होगी वो सर्वर पर आएगी और उसके बाद क्लाइंट्स तक पहुंचती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, और वाइस वर्सा, उल्टा भी ऐसे ही होता है। बेसिकली सर्वर जो है वो डेटा और सर्विसेज को एक नेटवर्क पर आदान प्रदान जो है उनका वो सफल बनाता है। ठीक है, नोड, नोड बेसिकली हर वो सिस्टम, हर जो कनेक्टेड कंप्यूटर होता है एक नेटवर्क में, उसे नोड कहा जाता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। RJ45। अब देखिए, RJ45 एक तरह का कनेक्शन जो मीडिया है उसे कह सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर लैपटॉप्स में जो राइट साइड होती है वहाँ पर एक टॉप कॉर्नर में RJ45 का पोर्ट होता है। ठीक है, ये एक 8 पिन कनेक्टर है। ठीक है, और इसे मेनली नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ईथरनेट नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक डिफरेंस है, डिफरेंस की टेबल है बेसिकली, रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे में। इसे बस आप एक बार पढ़ लीजिए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सी डिवाइस OSI लेयर, OSI जो मॉडल है उसकी कौन सी लेयर में इस्टेब्लिश किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क की एबिलिटी कनेक्शन फेलियर या डेटा लॉस के बाद रिकवर करना, इसे रेजिलियंस कहा जाता है। ये MPPSC के शायद 2021 या ऐसे किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसे याद रखिए। ठीक है, अब नेटवर्क टोपोलॉजी, बहुत ही आसान चीज़ है। सिंपल वर्ड्स में, जो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होता है किसी भी नेटवर्क का, उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। यानी कि आप जिस शेप में एक अपना कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, जो जैसे कि मेनली ऑफिस में ये एक बस टोपोलॉजी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। अभी अलग अलग तरीके के हैं। बस टोपोलॉजी यानी कि ऐसा शेप होता है, एक सिंगल वायर जाता है जिसमें से नोड्स कनेक्ट होते हैं। नोड्स यानी कि कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होते हैं, इसमें सिंगल लाइन होती है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब बस टोपोलॉजी को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है और लीनियर या फिर मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ये सबसे सिंपल फॉर्म है नेटवर्क टोपोलॉजी का। उसके बाद आती है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी आप देख सकते हैं, इसमें एक स्टार बन रहा है। ठीक है, स्टार के फॉर्म में है, अगेन ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है। इसे मेनली कोएक्सियल केबल या फिर RJ45 केबल के जरिए कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और एक सेंट्रल नोड होती है इसमें, जिसे हब कहते हैं। हब हमने अभी पढ़ा था, और इसके ज़रिए सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आती है रिंग या फिर सर्कुलर टोपोलॉजी। इसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस नेटवर्क में एक प्रिंटर भी है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो डेटा फ्लो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही डेटा फ्लो हो सकता है इसमें, और ये एक रिंग के शेप में होता है।
और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, जो रूल्स किए जाते हैं, वो टोकन रिंग और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेरेंस FDDI यूज़ किया जाता है। अब हर नोड जो है वो एटलीस्ट 2 सिस्टम से कनेक्ट है। या एग्जांपल के लिए ये वाला कंप्यूटर जो लेते हैं, ये इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। हर सिस्टम एटलीस्ट 2 नोड से कनेक्ट है ही, और ऐसे ही ये एक रिंग या फिर लूप बनाते हैं। फिर आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी पूरी तरह से एक इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी है, यानी कि हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है ही। फॉर एग्जांपल ये वाला कंप्यूटर जो है वो इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। हर सिस्टम हर दूसरे सिस्टम से कनेक्ट है ही, ठीक है। फिर आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है और कुछ सेकेंडरी हब्स लगे होते हैं। ये एक बेसिक जो इमेज है, बेसिक फ़ोटो है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में है, और ज़्यादा कनेक्ट भी हो सकते हैं। सेंट्रल हब के बाद 2 सेकेंडरी हब्स हो गए और उसमें होती हैं नोड्स कनेक्ट, ठीक है। और वो नोड्स होती हैं अगेन और नोड्स के साथ कनेक्ट। इसे हायरार्किकल या फिर स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें एक ट्री की तरह जो नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसके बाद आती है एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड में 2 तरीके के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और तब जाकर वो बन जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, बहुत ही सिंपल आसान भाषा में बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर ही देखते हैं, चलिए। देखिए, क्लाइंट सर्वर यानी कि एक क्लाइंट है, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ एक नेटवर्क पर, और मैं जो भी डेटा, मान लीजिए व्हाट्सएप है, मैं जो भी मैसेज भेज रहा हूँ वो सर्वर से होकर ही दूसरे यूज़र पर या फिर क्लाइंट के पास जाता है, ठीक है। ये हो गया क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, यानी कि बीच में एक सर्वर जो है वो इस्टेब्लिश होता ही है। उसके बाद आते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें सर्वर नहीं होता, बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर्स डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। यानी कि अगर 2 क्लाइंट्स हैं C1 और C2 तो ये आपस में ही कनेक्ट हो जाते हैं। ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि आपका डेटा जो है वो सीधा जो आपने भेजा है वो दूसरे, मतलब जिस भी यूज़र को आप भेज रहे हैं उसके पास ही सीधा वो डेटा चला जाएगा। और यही एक बेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। क्रिप्टो करेंसीज में भी यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जो हैं वो इस पर, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इस पर शिफ्ट होने के लिए जो है वो अपने यूज़र को एक कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा दिलाने के लिए कि आपका मैसेज और कहीं पर भी नहीं जा रहा। अगर आपने नोटिस किया हो तो व्हाट्सएप में भी आपने नोटिस किया होगा, आपकी जो चैट है उस पर एक छोटा सा लॉक बना आता है, ठीक है। यानी कि वो एनक्रिप्टेड है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है। बट व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये सभी जो ऐप्स हैं, ये पूरी तरह से P2P नेटवर्क पर काम नहीं करते बल्कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पर काम करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक एग्जांपल है, यानी कि पीयर टू पीयर यानी कि क्लाइंट 1 से क्लाइंट 2 तक सीधा डेटा जाता है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लॉकचेन। क्लाइंट सर्वर यानी कि क्लाइंट से सबसे पहले सर्वर पर जाएगा, उसके बाद दूसरे क्लाइंट पर जाएगा, इतनी सी बात है। अब आते हैं OSI मॉडल पर। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। और इसे 1984 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक डॉक्यूमेंट में रेफरेंस किया था, ठीक है। यानी कि बताया गया था, और इसकी 7 लेयर्स होती हैं। आप याद करने के लिए ऐसे कर लीजिए, OSI को ISO ने बनाया था 1984 में, ठीक है। अब इसकी 7 लेयर्स होती हैं। इन 7 लेयर्स के आपको नाम याद होने ज़रूरी हैं, और जो कि इनकी डिटेल्स भी मैंने दे दी हैं, जैसे कि डेटा लिंक लेयर में मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल स्विच होते हैं, ठीक है। लेकिन इस इमेज के ज़रिए आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो लेयर होती है, सबसे बेस लेयर, वो है फिजिकल लेयर, ठीक है। उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, और 7वीं लेयर जो होती है वो है एप्लीकेशन लेयर, जो UI पर बेस्ड है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसके बारे में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, और इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं
वो इन्हें पढ़ लीजिए। जैसे कि फिजिकल लेयर में ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल जो गाइडेड मीडिया है बेसिकली उसे यूज़ किया जाएगा, यानी कि जो केबल्स हैं उसे यूज़ किया जाएगा। रिपीटर इस लेयर में होता है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं रिपीटर वाली टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। CDMA, जो कि पहले बटन वाले जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे उनमें जो इंटरनेट चलता था वो CDMA पर चलता था, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था ये, ओके। पैकेट स्विचिंग refers to the method of digital networking communication with that combines all transmitted data regardless of content type or structure into suitable sized blocks known as packets। यानी कि पैकेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो डेटा ट्रैवल होता है एक नेटवर्क में वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। ईथरनेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो मॉडर्न डे प्रिंटर्स हैं वो भी ईथरनेट केबल से ही कनेक्ट किए जाते हैं। और कुछ जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क है वो भी ईथरनेट पर ही काम करता है, ईथरनेट से कनेक्ट किए जाते हैं। और टोकन इज़ अ स्मॉल मैसेज यूज्ड टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर, ठीक है। यानी कि एक छोटा मैसेज जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है उसे टोकन कहा जाता है। ऐसे ही बस इन टर्म्स को आप एक बार पढ़ लीजिए, इनमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ओके। तो ये थी आज की क्लास, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी में आप पूरी तरह से नए हैं, लेकिन यकीन मानिए इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप इसे एक बार भी पढ़ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपके लिए ईजी रहेगा एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।